This conference will now be recorded. नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे अश्विन रूरल आयुर्वेद महाविद्यालय की ओर से आयोजित फ्री नेशनल वेबिनार सीरीज 2020 में हमारे साथ आज डॉक्टर अनुराग सर जुड़ चुके हैं। तो मैं हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर लोखंडे सर को विनंती करता हूं कि सर ने डॉक्टर अनुराग सर का स्वागत करें और आगे की कार्रवाई के लिए आदेश दें। धन्यवाद। लोखंडे सर। डॉक्टर अनुराग सर का अश्विन ग्रामीण आयुर्वेद महाविद्यालय के तरफ से स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। इसके बाद हमारे डॉक्टर गिरगुणे सर, जो कि शरीर क्रिया विभाग के एचओडी और प्रोफेसर है, मैं उनसे विनती करता हूं कि डॉक्टर अनुराग सर का परिचय वो आप सबको करके दे। डॉक्टर गिरगुणे सर, प्लीज। Hello everyone, good morning. Today I am introducing lecturer. Topic is importance of Nidaन disease management. Dr. Anurag Girdhar, MD Rog Nidan Nagpur, student of Honorable Dr. Upadhyay sir, founder member of Ashwin Ayurved Rural College Manchi Hill. 1 year study of Panchakarma through Guru Shishya tradition at Vaidyaratnam Institute in Kerala. Study by Revered Vaidya Nana Joshi. Honored with the award of Best Ayurveda Physician by the Government of Punjab on 15th August 2016. Interviews through radio, conference and Ayurveda journals. 3 years teaching experience. After that, he has been working as the Chief Physician of Panchakarma Department at Civil Hospital, Bhatinda, Punjab for 5 years. Stay safe. Thank you. थैंक यू डॉक्टर। के बाद मैं डॉक्टर गिरधर सर को, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? मेरी आवाज आ रही है? मैं इसके बाद डॉक्टर अनुराग गिरधर सर को विनंती करता हूं कि आपका व्याख्यान आप शुरू करें। जी सर, मेरी आवाज आ रही है सबके पास? यस सर, यस सर। गुड मॉर्निंग सर, सुन रहे हैं। ओम धन्वंतराय नमः। आचार्य धन्वंतरी भगवान धन्वंतरी जी को नमन करते हुए अश्विन ग्रामीण आयुर्वेदिक महाविद्यालय के सभी स्टाफ, प्रिंसिपल लोखंडे सर, आप सबका धन्यवाद करते हुए कि मुझे मेरे विचार और मेरे एक्सपीरियंस को सब स्टूडेंट्स तक शेयर करने का मौका दिया। मैं अपना जो लेक्चर है या जो मेरे विचार हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ निदान इन डिजीज मैनेजमेंट, वो रखता हूँ। उससे ये शुरू मैं करूँगा एक एग्जाम्पल से, एक पेशेंट के एग्जाम्पल से। आज से लगभग 1 साल पहले मेरे पास एक पेशेंट आया, लगभग 40 साल का मेल पेशेंट था, जिसको जो कि प्रोफेसर था किसी यहाँ अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर, वेल एजुकेटेड, और उसको सिम्टम्स थे कि अम्लोदगार, उरोदाह और पित्त के जितने भी लक्षण होते हैं, अग्निमांद्य भी था, और लगभग 2-3 साल से उस पेशेंट को ये सब प्रॉब्लम, और इतना परेशान था कि यहाँ के जो सबसे फेमस गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट थे, सबको एग्जामिन करा चुका था, एंडोस्कोपी से लेकर सभी इन्वेस्टिगेशंस वो करवा चुका था, और बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता था, सिर्फ हाइपर एसिडिटी के सिम्टम्स आते।
जब वो मेरे पास आया अपनी इतनी बड़ी फाइल लेकर, बहुत सारी मेडिसिन मेरे दिमाग में आई। इसको द्रव गुण बड़ा है, इसका पित्त का द्रव गुण बड़ा है, पित्त बड़ा है, साम है, निराम है, बहुत कुछ सोचने लगा। सुशेखर रस से, कामदुदा रस से, कपर्दत भस्म से लेकर सब मेरे दिमाग में घूमे। लेकिन फिर मैंने उसके निदान, उसके कारण ढूंढने की जिज्ञासा से उसका लाइफस्टाइल और उसका डाइट की हिस्ट्री मैंने पूछी। और जब मैंने उसकी डाइट की हिस्ट्री ली तो उसके अंदर मेरे को लगभग जो हमारी बुक्स के अंदर लिखे गए हैं पित्त के निदान और अजीर्ण के निदान, वो सभी के सभी निदान उसके अंदर मिले। चाय बहुत ज्यादा पीता था, नॉन वेज और फास्ट फूड ये सब वो बहुत खाता था, और ये सब के कारण उसको मुझे लगा कि ये सब निदान है। और फिर मुझे ये महसूस हुआ कि जब तक हम ये कारण दूर नहीं करेंगे पेशेंट ठीक नहीं होगा। क्योंकि पेशेंट एजुकेटेड था, मैंने उनका कहा कि सर आप एक बार एक हफ्ते के लिए कोई मेडिसिन मत लीजिए, सिर्फ ये जो मेरे हिसाब से आयुर्वेद के हिसाब से जो भोजन के नियम बताए गए सिर्फ उनको फॉलो। और एक हफ्ते बाद हम दोबारा मिले तो वो हैरान हो गया, कहता अरे सर मैंने इतनी मेडिसिन दी हैं, रोज इतनी मेडिसिन लेता हूँ और आप मेरे को बिना मेडिसिन के भेज रहे हैं। मैंने कहा कोई बात, मेडिसिन की कमी नहीं आ रही, लेकिन एक बार आप मेरे कहने पर कोई मेडिसिन मत लीजिए, और आयुर्वेद में जो भोजन के बताए हैं वो सभी मैंने उसको बताए और उसको फॉलो करने, क्योंकि वो एजुकेटेड था कि हाँ वो इजीली फॉलो कर लेगा, समझ जाएगा। और एक हफ्ते के बाद जब वो आया तो वो इतना हैरान था, कहता सर कमाल हो गया, कहता सर जादू हो गया, ये उसकी वर्डिंग है। कहता पिछले 2 साल के अंदर मेरा पेट इतना ठीक नहीं था, इतनी मेडिसिन लेके इतने बड़े बड़े गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को दिखाने के बाद, जितना मैं पिछले एक हफ्ते के अंदर फील कर, जितना बिना मेडिसिन में एक हफ्ते के अंदर, ये तो चमत्कार हो गया, ये उसकी वर्डिंग थी। तो कहता सर अब आगे क्या करना। मैंने कहा बस अब आप ठीक हैं, इनको आप आगे भी फॉलो करिए, आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, आपके सिर्फ खाने पीने का लाइफस्टाइल गड़बड़ था, अध्यशन करते थे, चाय अधिक पीते थे इतनी गर्मी में, और फास्ट फूड खाते थे, वो सब आपने दूर किया। देखिए आप सिंपल खाना खा के बिल्कुल हेल्दी हैं, आपको किसी मेडिसिन की। तो इस तरह से अगर हम निदान को दूर करें तो हम कई बार अल्प औषध या बिना किसी औषध के भी पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। उस पेशेंट का भी कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और उस पेशेंट से मेरे अंदर भी इस बात का कॉन्फिडेंस डेवलप कि हम अगर निदान को अच्छे से समझेंगे तो हम बहुत कम या बिना मेडिसिन के भी पेशेंट्स को बड़े अच्छे से ठीक कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल हेलो सर आवाज नहीं आ रही है। वो एक फोन आ गया था, अभी आ रही है आवाज? तो अभी मैं मेरी स्क्रीन आप सबके साथ शेयर करता हूँ। ये निदान की जो डेफिनेशन बताई गई है हमारी बुक्स में, निदानम रोग उत्पादक हेतु या निदानम कारणम इति उपम अग्रे या सेति कर्तव्यता रोग उत्पादक हेतु निदान।
और जो इसके पर्याय बताए गए हैं, निदानम पूर्व रूपानी रूपानी उपशेष संप्राप्ति चेतित रोगानाम पंचतास्म, अर्थात कर्तव्य की अनेकताओं से युक्त कार्य करते हुए जो रोग की उत्पत्ति करे उसे निदान कहते हैं। यानी कि अगर वो कारण रोग की उत्पत्ति नहीं कर पाता तो उसको निदान नहीं कहेंगे, उसको निदान तभी कहेंगे जब रोग की उत्पत्ति करे। इसके बाद जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, निदान की इंपॉर्टेंस समझने के लिए हम किसी ना किसी डिजीज को पकड़ के उसके हिसाब से समझते हैं। तो मुझे लगा कि हम संदिग्धवाद को अगर साथ लेके चलें तो ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो संदिग्धवाद को हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। पहले तो आम रूटीन में जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, हमारी बुक्स में लिखा है, वो सब एक बार देखते हैं। ये सब पढ़ा होगा आप सबने, जैसे कि संदिग्धवाद क्या, इसमें बड़ी संख्या में उसके बाद इसके निदान में कहा गया है। हाँ, संदिग्धवाद के निदान में कहा गया है कि संदिग्धवाद में केवल वात दोषी प्रमुख दूषित है और वात व्याधि के अंदर बताए गए जो निदान है वही सब इसके निदान है। उसके बाद संप्राप्ति बताई गई है कि निदान से वात का प्रकोप, उनका संधियों में स्थान खिंच है, स्नायु कंडरा की विकृति और संदिग्धवाद, इसकी संप्राप्ति बताई गई है। उसके बाद बता दिया जाता है उसकी चिकित्सा के बाद उसका योगासन, व्यायाम और एक सामान्य चिकित्सा क्रम बता दिया। उसके अंदर त्रयोदशांग, रासनादि गुगुल, पोषण जल से पंचकोल चूर्ण, वात, एक एग्जाम्पल है कि जितना हम आजकल पढ़ते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और पेपर क्लियर करने के लिए, और हम ये सब पढ़ लेते हैं और ये सब पढ़ के हमारा काम चल जाता है, हम एग्जाम में पास हो जाते हैं। एक दो श्लोक भी लिखें तो बड़े अच्छे नंबर लेके पास हो जाते हैं। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल बात करें, जब हम पेशेंट देख रहे हैं, तो क्या ये सफिशिएंट है? तो क्या ये इतना पढ़ के हम पेशेंट की कर सकते हैं? मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट है। ये एग्जाम्पल देने के लिए मैं आपको पहले कुछ पेशेंट्स की दिखाता हूँ जो मेरे ठीक हुए। ये एक पेशेंट है बलजीत सिंह जी, 62 इयर्स के मेरे पास आए। इनको गोल्ड मेडल मिला। इनको डॉक्टर्स ने कह दिया था कि नी ज्वाइंट आपका रिप्लेस होना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम है और आप दौड़ नहीं सकते हैं। ये ओल्ड एज के जो ओलंपिक्स होते हैं उनके खेलना चाहते थे, डॉक्टर्स ने कहा आपने खेलना नहीं है, आपको रेस्ट करना है। और ये फिर मेरे पास आए, यहाँ पे हमने उनका पंचकर्मा करा, जानुबस्ती और सब मेरे पे लिखा हुआ है, डॉक्टर्स ने उन्हें सर्जरी के लिए कहा। तो उसके बाद पंचकर्मा का इलाज कराया और उसके बाद सिंगापुर जाकर ये बिल्कुल ठीक हुए और इतने ठीक हुए कि गोल्ड मेडल जीत के आए डिस्कस थ्रो के प्लेयर हैं। तो इसी तरह एक पेशेंट का और एग्जाम्पल है यहाँ पर। ये पेशेंट के लिए ज्वाइंट फ्रैक्चर है जो कि बिफोर ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट से पहले इस तरह से स्पेस रिड्यूस। और जब हमने ट्रीटमेंट करा उसके बाद स्पेस आप देख सकते हैं, ये स्टैंडिंग एक्सरे है, स्टैंडिंग के अंदर भी स्पेस इनका वापस आ गया नी ज्वाइंट। तो इनका भी हमने जानुबस्ती करा और ये पेशेंट ठीक हुए। इसी तरह से कुछ वीडियोस थी पेशेंट्स की, वो भी हम शेयर करेंगे। उनको भी हमने मेन मुख्य रूप से जानुबस्ती से। तो जानुबस्ती क्यों करी? क्योंकि जैसे कि चारिक दरक ने बताया है कि अस्कृतम पुनः अस्कृतम पुनः स्नेह स्वेदय चापि उत्पाद्य तथा स्नेह मृदु पोषण तिष्ठति। अर्थात कि यदि हम बार बार स्नेह और स्वेदन करते हैं तो वहां पे पोस्ट हो जाती है, तो वहां पर नहीं रह पाते। और दूसरा स्नेह धातु संयुक्तान उष्णाति आशु प्रयोजितम बलम अग्नि बलम पुष्टि करणाश्चापि अभिवर्त। यानी कि स्नेह का प्रयोग करने से जो शुष्क धातु है उनकी पुष्टि होती है और बल और अग्नि बल बढ़ता है और प्राणों का भी अभिवर्धन।
ये सब सोचते हुए हमने उनका संदिग्धवात की चिकित्सा करते हुए वात जानुगत, लेकिन क्या सभी की जानुबस्ती करने से और सिर्फ जो हमने पहले में देखा ये करने से पेशेंट ठीक हो सकते हैं? जो ऑर्गेनाइजर है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ और भी ऑडियो ऑन है, प्लीज अगर बंद करा दें तो लेक्चर देने में काफी डिस्टर्बेंस हो रही है। करावे प्लीज. सर्वांनी आपले माईक बंद करा. आपल्यामुळे त्रास होतोय. किसी के माइक से Please. पाकिस्तान की वीडियोस आ रही है। योर माइक प्लीज. सर हे दिनकर पदाडे Sorry for म्हणून इथं disturbance, कोण आहे sir. सर? 1 second. हु इज दिनकर पदाडे? Who is Dinkar? पदाडे. Who is Dinkar? हेलो सर. हेलो. प्लीज म्यूट युअरसेल्फ. चीन के प्रभाव को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के लिए अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय पैनल से हाथ मिला दिया, जिसके लिए चीन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मूव में अमेरिका शामिल हो गया। अमेरिका की कोशिश है कि अपना इसको मेरी बात सबके पास क्लियर आ रही है ना? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही हाँ सर आ रही है. ठीक है, तो मैं अपना लेक्चर कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि आचार्य चरक ने संदिग्धवाद की चिकित्सा के अंदर स्नेहन स्वेदन बताया है और वो निर्विवादित सत्य है कि स्नेहन स्वेदन से ही वो पेशेंट ठीक है। लेकिन सीधा स्नेहन स्वेदन और सिर्फ स्नेहन स्वेदन से सभी पेशेंट ठीक नहीं हो सकते। और ये जो हम बुक्स में पढ़ते हैं संदिग्धवाद, सिर्फ उतना पढ़ के हम एक अच्छे चिकित्सक नहीं बनते। उसके लिए हमारे को निदान को और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और एक बात और कहूंगा कि हमें निदान का अध्ययन भी चिकित्सा की दृष्टि में, चिकित्सा को दृष्टि में रखकर ही करना चाहिए। मैं दोबारा से बोलता हूँ कि निदान का जो अध्ययन हमें करना है, यानी कि जो हमें हेतु पढ़ने हैं, उनको भी चिकित्सा को दृष्टि में रखते हुए ही उनका अध्ययन करें। अगर हम चिकित्सा को ध्यान में रखते हुए निदान को पढ़ेंगे तो हमारे को निदान और अच्छे से समझ और तभी हमारे को निदान के महत्व का पता है। और इसके लिए हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। आचार्य चरक ने जो वात व्याधि के निदान बताए, एक बार उन पे जाते हैं। रूप शीत अल्प लघुवन विवाय अति प्रजाग्रह विषमाद उपचाराच दोष आश्रित सर्वनादति लंघन प्लवन अत्याध व्यायाम अति विचेष्टित धातुनाम संक्षयात चिंता शोक रोग अतिकर्षणा दुख शय्यासनात् क्रोध दिवा स्वप्नात् भयादपि वेग संधारणात् आमात् अभिघातात् अभोजनात् मर्माघातात् गज ओष्ट्र शीघ्रयान अपतंसनात् देहे श्रुतांसि रिक्तानि पूर्यतो अनुलोभि करोति विधान व्याधीन सर्वांगिकां संशय। तो इसके अंदर आखिरी 2 लाइन में जो संप्राप्ति, उसके पहले जो हेतु बताए गए, उन हेतुओं को अगर हम अच्छे से पढ़ें और अच्छे से समझें तो हम संदिग्धवाद के पेशेंट्स की चिकित्सा बड़े सरलता से करें। इनको हम कुछ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करके दोबारा से इन निदान को हम पढ़ते हैं। सबसे पहला एक ग्रुप है आहार हेतु के अंदर अभोजनात् रूप शीत अल्प और लघुवन से। देखिए अब एक बार इन्हीं हेतु से चिकित्सा तक जाते हैं। आचार्य चरक ने कहा कि अभोजनात् यानी कि जो पेशेंट भोजन नहीं कर रहे या रूप शीत अल्प और लघु अन्न का सेवन कर रहे हैं, तो ये इस तरह का अन्न का सेवन करना संदिग्धवाद का एक हेतु। अब ये किस तरह के पेशेंट है जो इस तरह के आहार सेवन करेंगे? या तो वो होंगे बहुत ही निर्धन श्रमिक जो कार्य करते हैं, बहुत ही गरीब हैं, या दूसरी कैटेगरी होती है बहुत ही स्थूल ओबीज जो कि आजकल किसी की गाइडेंस के अंदर आजकल डाइटिंग कर रहे हैं या बिना किसी की गाइडेंस के डाइटिंग कर रहे हैं और उन्हें खाना पीना बिल्कुल छोड़।
ऐसे लोग भी अभोजनात् और रोग शीतल लघु अन्न सेवन करें। तो इनके अंदर जो है अगर संधिगत वात के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, धातु क्षयजन्य, अभोजनात् रोग शीत, तो उसकी चिकित्सा क्या रहेगी? उनकी अग्नि की बल को देखते हुए हमें ब्रिंगन, उनको जो मुनक्का, बादाम, अंजीर ये सब दिया जाएगा। चिकित्सा की बात करेंगे तो अश्वगंधा, शतावरी ये दिया जाएगा, या पंचकर्मा करना है तो उनको स्नेहन करा जाएगा, ब्रिंगन करा जाएगा। इसी तरह इसी निदान के अंदर एक निदान बताया गया है आमाद। आमाद जो है, आपने देखा होगा आजकल ज्यादातर संधिगत वात के लक्षण पुअर पेशेंट्स इतने नहीं आते जितने कि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग आते हैं, लेडीज आती हैं जो कि ओबीज हैं। उनके अंदर अभोजनात्, रूप, शीतल, लघु अन्न ये सेवन हेतु नहीं होते हैं। उनके अंदर क्या हेतु होता है? उनके अंदर वहां उनके घर में उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं, फिर भी वात प्रकोप हुआ, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं कारण क्या है? आमाद। तभी उन पेशेंट्स को जो है हम देखते हैं प्रैक्टिकली, अच्छी फैमिली के लोग हैं, लेडीज हैं, जेंट्स, उनके अंदर आजकल कैल्शियम की कमी, उनके अंदर आजकल विटामिन डी की, हर दूसरे तीसरे पेशेंट के अंदर कैल्शियम, विटामिन डी क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको खाने पीने में कमी है, बिल्कुल कोई कमी नहीं है, लेकिन सामता उसका एक कारण। तो उनके अंदर जो है हमारे को सामता को दूर करना है, मार्ग अवरोध को दूर करना है, तो उसके लिए हमारे को उनको पहले लंघन करना, पहले आम पाचन। तो उसके लिए हम त्रिफला, द्योषादि गुगुल, नवगुगुल ये सब, देखिए सिंपल सा अंतर हो गया। जब तक हम अभोजनात्, रूप, शीत, अल्प, लघु अन्न आहार सेवन करने वालों को हम सीधा क्या करेंगे? ब्रिंगन देंगे, तो उनका संधिगत वात ठीक होगा। और इस तरह के आमात के जो पेशेंट आएंगे उनके अंदर पहले हम लंघन करेंगे, आम पाचन करेंगे। जब तक ये नहीं करेंगे, सीधा ब्रिंगन करेंगे, तो उनके अंदर सामता बढ़ जाएगा और उससे उनके सिम्टम्स भी बढ़। इनके अंदर हमारे को हेतु के देखते हुए चिकित्सा में क्या करना है? पहले आम पाचन, पहले लंघन कराना, तो तभी हमारी आगे जाके चिकित्सा सफल होगी, अदरवाइज हमारी चिकित्सा बेकार होगी। इसी तरह अभी हम आगे बढ़ते हैं। एक हेतु के अंदर ग्रुप है अव्यायाम, अति व्यायाम, व्यवाय, है ना, ये हेतु था। और या एक है ग्रुप है लंघन, प्लवन, अत्याध, एक है अभिघातात, मर्माघातात, शीघ्रयान, अपतन स्नान। एक ये ग्रुप है। ये सब क्या है? जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ रहा है, अति व्यायाम, जैसे कि निर्धन श्रमिक हैं जिनको बहुत साइकिल, रिक्शा चलानी पड़ती है बहुत ज्यादा गर्मी में। और इसी तरह लंघन, प्लवन, अत्याध, ये कौन करते हैं? लंघन, प्लवन, अत्याध आजकल, जैसे कि हॉकी प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर है, एथलेटिक्स के हैं, जैसे वो 62 ईयर्स के मेल पेशेंट आए थे हमारे, जिनको स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है। उसका क्या कारण हो सकता है? अभिघात, मर्माघात, लंघन, प्लवन, अत्याध। तो ये सब क्या है? इनके अंदर कहीं ना कहीं जिनको लगातार मोटरसाइकिल, बाइक, ट्रक आदि पे काफी सफर करना ना, बताया ना, गज, ओष्ट्र, अश्विना, इन सब के अंदर क्या है? लिगामेंट टियर, मसल टियर, ये सब इसके अंदर आघात, इसके अंदर संधिगत वात। तो इसके अंदर हम चिकित्सा में क्या करेंगे? हमारे को सबसे पहले इनको रेस्ट कराना, अव्यायाम कराना, इनको कहना पड़ेगा जब तक आप रेस्ट नहीं दोगे हमारा शरीर ठीक कैसे होगा, हमारी बॉडी रिकवर कैसे करेगी अगर आप रेस्ट नहीं दोगे। इसी तरह एक दूसरा ग्रुप आता है जिसमें लिखा है, एक बहुत ही मैजिकल वर्ड है, मेरे को तो बहुत पसंद है ये वर्ड, विचेष्टित। ये जो मैंने स्लाइड आपके साथ शेयर करी है, दूसरी लाइन के सेंटर में है लंघन, प्लवन, अत्याध, आमाद, अति विचेष्टित। ये जो अति विचेष्टित शब्द है ना, एक बहुत मैजिकल वर्ड। विचेष्टा यानी कि विकृत चेष्टा। कौन करता है विकृत चेष्टा? हम सब करते हैं, जो आजकल कंप्यूटर पे ज्यादा काम कर रहे हैं, बैंक के कर्मचारी, व्यापारी, काफी देर तक बैठे हैं, गलत पोस्टर पे, कपड़ा व्यापारी है, जमीन पे बैठ के घुटने मोड़ के देर देर तक बैठे रहते हैं, कपड़ा दिखा, विकृत आसन में बैठना, जो कंप्यूटर बैठे हैं गर्दन झुका के, उनकी गर्दन की पोस्चर सही नहीं, तो ये विचेष्टा है, विकृत चेष्टा, है ना।
और ये जो विकृत शैली है उसके कारण क्या हुआ, और दूसरा लैक ऑफ एक्सरसाइज, इसके कारण क्या हुआ, इनकी गर्दन की, कमर की, घुटनों की मसल में स्पाज्म आए, और उसके कारण इनको जो है संदिग्ध वात के लक्षण। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे पेशेंट्स के अंदर हमारे को क्या करना है, सबसे पहले इनका चेष्टा उत्पन्न करनी है, प्राकृतिक चेष्टा उत्पन्न, इनको योगा, व्यायाम, ताकि मसल्स में स्ट्रेंथ आए, जॉइंट्स में फ्लेक्सिबिलिटी, ये मॉडर्न के हिसाब से। अब देखो ये दोनों ग्रुप है, पहले वाला था जिसके अंदर अभिघात था, मर्माघात था, लंगन प्लवन था, ट्रोमा था, ऐसे पेशेंट्स में हमने क्या करा, अव्यायाम। वो जो दूसरा ग्रुप आया, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कंप्यूटर पे काम करने वाले, उनको हमने क्या कहा, व्यायाम करो। बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए। लेकिन संदिग्ध वात की चिकित्सा के अंदर जब तक ये हम अंतर नहीं करेंगे, पेशेंट ठीक नहीं। इस तरह से निदान से हमने चिकित्सा की और ये इस तरह से पेशेंट ठीक होते हैं। जो हमारे मेरे पास जो 62 ईयर्स के पेशेंट आए थे उनको हमने पहले पूरा रेस्ट करने, एक बार पूरा रेस्ट, उसके बाद थोड़ी बहुत आम पाचन के लिए हमने उनको रूक्षण चिकित्सा करी, रूक्ष पोटली, रूक्ष उपनाहा, कोटम चुकादी का। उसके बाद हमने उनको जो है ब्रिंगन के लिए कोलपथादी चूर्ण का उपनाह बताया, और साथ में हमने उसके बाद लेटरोन हमने जानुबस की, और बाद में हमने धीरे धीरे उनका व्यायाम को बढ़ाया। व्यायाम की परिभाषा में कहा गया है कि कितना करना चाहिए, अर्ध शक्ति, यानी कि जितनी शक्ति है उससे अर्ध। शुरू में जब आघात लगाए तो शक्ति नहीं है ना, तो बिल्कुल ही एक बार रेस्ट कर। जब जैसे जैसे बल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हीलिंग होती जाएगी, धीरे धीरे व्यायाम की शक्ति के अनुसार उसको धीरे धीरे उनको कुछ योगा एक्सरसाइज बाद में। लेकिन जो विचेष्टित है, यहाँ पे मैं जो लास्ट में लाइन है उसके साथ इसको जोड़ के मैं आपको एक संप्राप्ति और एक्सप्लेन कि हेतु जो है इनको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, दोष प्रकोपक हेतु और धातु प्रदूषक हेतु। तो अब जो सर्वाइकल गर्दन के ग्रीवा संदिग्ध वात के पेशेंट, उनके अंदर क्या होता है कि ग्रीवा में जाकर और वात में अपना स्थान शिष्ट है। तो उसके अंदर हम दो तरह के हेतुओं को लेकर चले। पहला हेतु होगा, कोई ना कोई हेतु जरूर होगा जिसने की वात को प्रकोपित, फिर प्रकोपित होके उसने ग्रीवा में स्थान शिष्ट क्यों करा, तो कोई ना कोई ऐसा हेतु जरूर होगा जिसने ग्रीवा की स्रोतस को रिक्त, तभी कहा है देहे स्रोतांश रिक्ता, कि देह के जो भी स्रोतस रिक्त होंगे पूरी वो अनिलो बलि, जो बलि अनिल है उसने उसको पूरा कर, यानी कि अनिल जो है, वात जो है पहले से किसी कारण से बढ़ी हुई, उसने खाली हुए स्रोतस को रिक्त करा, पूरित करा, और जिससे कि व्याधि उत्पन्न। तो ऐसे में क्या हुआ कि दोनों हेतुओं को लेकर चल, ऐसे पेशेंट्स के अंदर क्या था, वात के प्रकोप का क्या कारण था, अव्यायाम। उनको हमने व्यायाम के लिए कहना है, कितना अर्ध शक्ति है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा करो, जरूर उतनी अर्ध शक्ति से ज्यादा करोगे तो वो भी वात को प्रकोपित, और साथ में उनको तो स्थानिक स्रोतस रिक्त हुए हैं, तो स्थानिक चिकित्सा के लिए उनको अगर सामता के लक्षण लग रहे हैं तो पहले आमपाचन 3 दिन करके उसके बाद बल्य, यानी कि ग्रीवा बस्ती या कटी बस्ती, एज पर उनके स्थान कौन सा उसके हिसाब से बाद में करेंगे, और साथ में व्यायाम। तो इस तरह से इधर हमने देखा, आहारच में भी देखा किस तरह ओपोजिट ट्रीटमेंट हो जाता है उसके निदान के अनुसार। इसी तरह हमने बिहार में भी देखा कि किस तरह से बिल्कुल ओपोजिट ट्रीटमेंट हो जाता है उसके बिहार के। इसी तरह से और भी जैसे कि इसके अंदर बताए हैं रोग अति कष्ट, दोष आश्रय श्रवनाद, धातु नाम संशय, ये सब जो है किसी और डिजीज, किसी और रोग के कारण शरीर के अंदर वात प्रकोपित हुई, और उसने जो है संधि के अंदर जाके स्थान शिष्ट किया और संधि के बाद। ऐसे में जब तक हम दूसरे रोग के हेतु उनके दूसरे रोग को दूर नहीं करें, पेशेंट की संधि का स्वास्थ्य ठीक, जैसे कि वातज ग्रहण, चरक संहिता चिकित्सा स्थान 15वें अध्याय ग्रहणी, उसमें वातज ग्रहणी के अंदर लक्षण देखेंगे तो उसके अंदर ज्वाइंट पेन, संधिगत वात के कहीं ना कहीं। तो जब तक हम वातज ग्रहणी की चिकित्सा नहीं करेंगे, संधिगत वात कैसे ठीक है? हमने वात प्रकोप के हेतु को तो दूर करना ही है।
तो इसी तरह से किसी और रोग से ग्रसित हो गया है पेशेंट, उस रोग को दूर करना है, वृद्धावस्था है, कैंसर है, जब तक हम दूसरे ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनको ठीक करते तभी संदिग्धवात होती है। इसी तरह रात्रि जागरण, क्रोध, भय, चिंता, शोक, ये एक अलग ग्रुप मानसिक वाला। इसकी चिकित्सा के लिए आप जितना मर्जी संयम संवेदन करो, जब तक आप पेशेंट की काउंसलिंग नहीं करोगे, जब तक आप पेशेंट की रात्रि निद्रा सम्यक नहीं करोगे, पेशेंट ठीक नहीं होगा। एक बार टेम्परेरी रिलीफ पड़ेगा, लेकिन जैसे ही उसका ट्रीटमेंट बंद करेंगे पेशेंट को दोबारा से सिम्टम आते हैं। तो इसकी चिकित्सा के अंदर हमारे को वात शामक स्नेहन स्वेदन के साथ साथ शिरोधारा या मेडिसिन में कमी या ये सब देने के साथ साथ उसकी काउंसलिंग भी करनी, उसका मानसिक बल हमें सुदृढ़ करना। तो जब तक हम वो नहीं करेंगे हमारी चिकित्सा में इस तरह से, जो मैं कहना चाहता था कि जब तक निदान को हम अच्छे से नहीं समझेंगे, जब तक निदान को हम ढूंढेंगे नहीं पेशेंट, तब तक हम चिकित्सा करने में सफल नहीं। ये एक एग्जाम्पल है संदिग्धता, किस तरह से निदान के चेंज होने पर चिकित्सा एकदम ही पलट जाती है। तो इसका मैं अपनी कुछ वीडियोस के साथ आपको एग्जांपल को और क्लियर करता हूँ। मेरे कुछ पेशेंट ठीक हुए थे, सभी पेशेंट तो कई बार वीडियोस बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उनको डर लगता है नजर लगने। तो ये पेशेंट बता रहे थे कि इनको घुटने की तकलीफ थी और पिछले 1 साल से ये बिल्कुल ठीक है बिना किसी मेडिसिन के। इसी तरह ये पेशेंट है, इनका कंधे की तकलीफ थी और इनको हमने सिर्फ अग्निकर्म करके भेज दिया और पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गए थे 5 मिनट। आवाज काफी स्लो है, पर इनको कंधे नहीं घुटने की तकलीफ थी, हमने घुटने पे सिर्फ अग्निकर्म कराया। इसी तरह ये पेशेंट ये पेशेंट कमर के दर्द के थे, इनको कमर की तकलीफ और इनको हमने जो है पहले व्यायाम के लिए बताया। ये कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, इनको व्यायाम करके और पृष्ठ व्यायाम जो है एक पादुकानासन, उभय पादुकानासन, भुजंगासन, शलभासन, ये सब बताए और उसके बाद से बिल्कुल ठीक हो गए। और जो मैंने आपको वो दिखाया था एक एथलीट है, उनको हमने पूरा रेस्ट के लिए। इस तरह से सभी पेशेंट संदिग्धवात के, लेकिन चिकित्सा भी उनकी आचार्य चरक के अनुसार कही गई स्नेहन स्वेदन चिकित्सा ये थी, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो प्रमुख चिकित्सा के साथ साथ जो एसोसिएटेड चिकित्सा है वो बिल्कुल बदल जाती है पेशेंट के निदान के हिसाब से। तो इस तरह से मैं जो अपनी बात रखना चाहता था, शायद मैं आपके सामने रखने में सक्सेसफुल हुआ हूँ या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है कि निदान को देखे बिना आपने चिकित्सा नहीं करनी। सिर्फ जो हम ये बुक्स में पढ़ते हैं, आचार्य चरक ने कहा है कि ये चरक संहिता में जो कुछ डिजीजेस हैं ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये तो सिर्फ मंदबुद्धि व्यक्तियों को समझाने के लिए है। आपने उसको समझ के उसके हिसाब से अपने आप हर पेशेंट की डायग्नोसिस करना। और देखो संदिग्धवाद का ये 4 पेज का हम पढ़ रहे हैं, ये देखा है आचार्य चरक ने तो इतना वर्णन भी नहीं किया, आचार्य चरक ने सिर्फ 2 लाइनों में पढ़ा, लेकिन हमें सिर्फ उनके निदान के श्लोक से ही कितना कुछ सीखने को मिला।
इस तरह से हमने आगे प्रैक्टिकली आगे जाके इसको हमने समझना है और समझ के इसको अपने प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ निदान। इसके साथ ही मैं अपना लेक्चर यहाँ खत्म करता हूँ। थैंक थैंक यू सर। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप पूछिए। हेलो हेलो हाँ, बोला बोला। तो नमस्कार, कुछ क्वेश्चन आए हैं हमारे पास। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आए थे सर, आपकी इजाजत तो मैं पूछता हूँ सर आपसे क्वेश्चंस। अनुराग सर, अनुराग अनुराग सर। सर आपका माइक ऑन कर दीजिए। यू। जी सर, यस सर, जी थैंक सर, यू। म्यूट हो गया था। जी सर। हाँ, क्वेश्चंस पूछनी सर है कुछ। जी सर। सर यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है हमारे पास, उर्स स्तंभ में हेतु निदान परिवर्जन के अलावा, उर्स स्तंभ में हेतु निदान परिवर्जन के अलावा हेतु को बढ़ाते हैं, इसका कारण क्या है? उदाहरणार्थ पानी प्रवाह के विरुद्ध होता है, ऐसा बताया गया है। उरु स्तंभ जो है उसकी चिकित्सा भी जो है बिल्कुल ऑपोजिट कही गई है। जब तक हम उसको अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको उरु स्तंभ को दोबारा से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आपको उरु स्तंभ की चिकित्सा पढ़ने से पहले उरु स्तंभ के निदान को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके अंदर सामताजन्य है और उसके अंदर पंचकर्मा भी निषिद्ध किया गया है, इसीलिए। सर का एक्चुअल कहना है कि वो कर्म विरोधी है। कर्म जी जो करते हैं हम ऊपर और नीचे से दोष बाहर निकलते हैं, वो नीचे से और ऊपर से दोष बाहर वहां से नहीं निकलते, इसलिए वो कर्म विरोधी है। तो एक बार आपको निदान स्थान पढ़ के, उरु स्तंभ का निदान पढ़ के आपको कंफर्म करना पड़ेगा, ऐसा सर का कहना है। धन्यवाद सर। इसके बाद दूसरा प्रश्न मेरे पास आया है, जो कि सन्निकृष्ट हेतु या विप्रकृष्ट हेतु, ये इंपॉर्टेंट, इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है, ऐसा पूछा है। और इससे जल्द ही कैसे आराम देते हैं, ऐसा इसमें पूछा गया है। सन्निकृष्ट थोड़ा और सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट दोनों, के बारे में आप। जी दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। हम किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सन्निकृष्ट हो या विप्रकृष्ट हेतु हो, हमारे को दोनों को समझ के दोनों को ही एक साथ दूर करना पड़ेगा। हम किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दोनों को समझना है हर पेशेंट के अंदर, और दोनों को समझ के दोनों को ही दूर करना है। दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, बराबर की मात्रा में इंपॉर्टेंट। ओके, धन्यवाद सर। हर डिजीज के हिसाब इसके बाद, यस सर, धन्यवाद सर। इसके बाद हमारे महाविद्यालय के रोग निदान डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर गंधे सर, इनसे मैं अनुरोध करता हूं कि इस लेक्चर का वो कंक्लूड करें। डॉक्टर गंधे सर। डॉक्टर गंधे सर। गंधे सर आवाज येत नहीं है। डॉक्टर गंधे सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? सरांचा माईक बंद आहे. गंधे सर माइक सुरू करा प्लीज.
तावशीकर सर, गिरगुणे सर आहेत. सर गिरगुणे सरांना सांगा तावशीकर सर. हा बोला सर. हॅलो. गिरगुणे सर आहेत ऑनलाईन, त्यांना सांगा प्लीज. आवाज येत नाहीये सर मला. हॅलो. गिरगुणे सर, तुमचा आवाज येत नाही. सर तुमचा माईक चालू करा, माईक. हॅलो. गेला का नाही? तावशीकर सर. तावशीकर सर. इथूनही आवाज जातो. सर आवाजाचा प्रॉब्लेम येतोय बरं का. आवाज येत नाही. तावशीकर सर, फक्त तुमचा आवाज येतोय. मला आपल्याला तो बी आवाज येतो. लोखंडे सरांना मी विनंती करतो, सरांनी कन्क्लूड करून कार्यक्रमाची सांगता करावी. तर तरफ लेक्चर हो गया. मैं अश्विन आयुर्वेद महाविद्यालय से आपका आभारी हूँ और बहुत हेतु के तरफ से जैसा ये
डिसीज पैदा होता है, ये बहुत अच्छा तरह से सर ने समझा दिया। तो सर का मैं आभारी हूँ। और जो आज सब हमारे अध्यापक और स्टूडेंट जो है वो उसका भी मैं आभारी हूँ। और तापेकर सर को देता है आगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। तापेकर सर। अनुराग सर धन्यवाद, ये बहुत अच्छे गाइडेंस किए और प्रेजेंटेशन करके आप इस तरह से हेतु समझने के लिए आपका पूरा धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को भी सर का लेक्चर बहुत अच्छा लगा हुआ और ऐसे ही उपस्थिति आपको दोपहर के लेक्चर में भी दिखानी है। इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम खत्म हुआ ऐसे डिक्लेयर करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you, sir.